यूं तो हमारा भारत विभिन्न जलवायु का देश है, लेकिन बात अगर राजनीति की जाए तो यहाँ गर्माहट बहुत बनी रहती है। जी हाँ, बात हम दिल्ली की कर रहे हैं और दिल्ली में हमारे साथ अभी हैं महाबल मिश्रा जी और इनसे जानेंगे जो भारत के मौजूदा हालात हैं, जैसे कि मणिपुर और दिल्ली, कहीं आग है तो कहीं पानी पानी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे महाबल मिश्रा जी से और चलते हैं। आपका स्वागत करते हैं महाबल मिश्रा जी। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानेंगे कि आपने राजनीति में कदम क्यों और किस कारण रखा और कब रखा था। देखिए, हम आर्मी में थे जी और 82 में आर्मी को मैं पेंशन लिया आर्मी से। तब से मैं दिल्ली में इंडस्ट्री लगाया और अनाथाइज कॉलोनी में होने की वजह से राजनीति में भी भाग लिया, क्योंकि अनाथाइज कॉलोनी में बड़ी दिक्कतें थी, तो नेताओं के आना जाना लगा रहा, तो राजनीति में लिया। सबसे पहले 1997 में मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से काउंसिलर जीता था। 1997 में 1997 में जी। फिर 98 में एमएलए नसीबपुर विधानसभा से जीता, 2003 में जीता, 2008 में द्वारका विधानसभा से चुनाव जीता जी। और 2009 में पश्चिमी दिल्ली से सांसद बना। ये मेरा राजनीतिक सफर रहा जी, जो 2009 से 2014 तक मेंबर पार्लियामेंट रहा। सर, आपका कारण क्या था राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति मैंने हम तो अपना कारोबार चलाए, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, बाहर के जो लोग आए थे यहाँ जी, वो उस समय वो बड़े कष्ट में थे, क्योंकि अनाथाइज कॉलोनी में जगह लिए थे, बिजली की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत थी, रोड की दिक्कत थी और राशन कार्ड नहीं बनता था, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता था, बच्चे का नामांकन नहीं होता था, किसी से झगड़ा होता था, एक दूसरे को जमानतदार नहीं मिलता था। इस सब की दिक्कत थी, जिसको लेके हम आगे हुए और उस पर काम किए। तो अनाथाइज कॉलोनी में हिंदुस्तान के जो कोने कोने से लोग आया जी, उनका समुचित विकास और उनके राशन कार्ड, आई कार्ड या जो भी है उसमें काम करने में हम राजनीति में पैर रखे और हम सफल रह गए। इस चीज में आपकी रुचि थी, इसलिए आपने राजनीति में कदम रखा। अभी आपने बताया कि 1997 से लेकर 2014 तक आप राजनीति में रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 2 दशक आपने पूरा राजनीति में निकाला है। तो उस समय की राजनीति और जो इस समय चल रहा है, इस समय के जो हालात हैं और जो उस समय के हालात थे, उनमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। उस समय राजनीति थी भाईचारा, विचारधारा से हट के लोग भाईचारा निभाते थे, पक्ष विपक्ष की बात रखते थे, लेकिन दुश्मनी नहीं होती थी। आजकल के राजनीति जो हो गया है वो दुश्मनी भाव हो गया, एक दूसरे को जान का खतरा बन गया है राजनीति में। तो वो राजनीति, और मैं समझता हूँ अब विकास की राजनीति नहीं, अब नारा की राजनीति रह गया है। लेकिन मोदी जी 2014 में विकास के नाम पर आए थे और उसके बाद 2019 में अगेन वो विकास के नाम पर ही आए हैं, तो जनता कहीं ना कहीं उनके इस विकास को पसंद कर रही है। देखिए, जनता क्या कर रही है मुझे नहीं, 2014 में जो आए वो 2014 में एक बार लोगों ने, देश की जनता हुआ जो बहुत लंबे समय से जो पार्टी काम कर रहे हैं, एक बार इनको मौका देना चाहिए। बड़े लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी थी, तो उसको मौका देने के लिए उनको लाया। लेकिन 2019 में पुलवामा, आपको याद होगा, मैं फौजी आदमी हूँ, पुलवामा और 15-15 लाख रुपया देंगे, अच्छे दिन आएगा, ये नारा लोगों को हुआ, तो लोग, गरीब तबके को लोगों का हुआ, जब 15-15 लाख मिलेगा, 5-5 अकाउंट एक परिवार खोला लिया, अच्छे दिन आएंगे, राष्ट्रवाद के नारा लगा। लेकिन हम फौजी हैं, हमको मालूम है जब फौज में रह के किस तरह से एक यूनिट दूसरे यूनिट ट्रांसफर होती थी, तो क्या अपनाया जाता था सिक्योरिटी। तो वो बात मैं तो समझता हूँ, जो वो समय जो पुलवामा में कांड हुआ, उससे लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना जगी और 15-15 लाख रुपए का प्रलोभन जो हुआ वो चुनाव जीतने का कारण बना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 15 लाख के प्रलोभन की वजह से ही वो जीते हैं। अब 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 2 पक्ष हैं सिर्फ, एक एनडीए और अभी एक इंडिया का गठन किया गया है। तो
कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष एक तरफ है और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ एनडीए का चेहरा है मोदी जी। तो मोदी जी इस इतने बड़े लोग विपक्ष के लिए खतरा है कि सबको एकजुट होना पड़ रहा है। देखिए, ये तो सजा हुआ है। आपने देखा होगा, जो पहले भी विपक्ष इकट्ठा हुआ, जनता पार्टी जब बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, पहले भी पक्ष विपक्ष वही बीजेपी जनता पार्टी में सम्मिलित था। तो पक्ष विपक्ष होता रहता है। लेकिन आज मैं पूछता हूं, जो बड़े बड़े संत लोग उस समय कह रहे थे बड़ी महंगाई है, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, सिलेंडर 200 में मिलेगा, और आज महंगाई क्या रूप लिया हुआ है। आज महंगाई जो रूप लिया है, आप देखें, सिलेंडर उस समय 350 रुपए था। मैं पेट्रोलियम कमेटी का मेंबर था, 350 था। तो लोग, बीजेपी के लोग कपड़ा उतार के प्रदर्शन करते थे। आज लगभग 1200 रुपए है। उज्ज्वला योजना लाया और गांव की महिलाओं ने अपने चूल्हा से निजात पाके गैस सिलेंडर पर गया बना। आज गैस सिलेंडर के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये प्रलोभन दिया गया और महंगाई की सीमा इतनी पार कर गई है, जो आज महंगाई पर चर्चा नहीं हो रहा है, युवा की नौकरी कैसे मिलेगी उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ आप देखिए, इतने दिनों से आप मणिपुर में जो घटना घटी रही है, क्या देश के प्रधानमंत्री को इस पर विषय पर 4 महीना के बाद एक बार बोलने का मौका मिलेगा? कल बोले हैं। जो देश के प्रधानमंत्री क्या होता है, देश के हमारा सर्वोपरि प्रधानमंत्री जो होते हैं, हमारा पारिवारिक हेड होते हैं। तो 4 महीना से वहां घटना घट रही है, कोई भी अभी तक लफ्ज नहीं बोला था। आज महिलाओं के साथ जिस तरह से मणिपुर में हुआ है, क्या हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा का क्या हो रहा है? तो ज्योति जी, ये आप देख लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या हो रहा है देश में। और महंगाई की सीमा, युवा की नौकरी की बात, कोई एक भी हमको बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप पढ़ी लिखी महिला हैं, मैं पूछता हूं, जो एक भी हमको पॉलिसी बताइए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई भी औद्योगिक नीति जो हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा, बताइए। आप कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ा है, और लेकिन बात अगर सेंट्रल की करें तो अभी आम आदमी पार्टी के 2 जो मंत्री हैं उनको अरेस्ट किया गया है और जेल में रखा गया है। हाँ, मैं मानता हूं। क्या अभी तक कोई चार्जशीट फाइल हुआ? अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। जो आपने अरेस्ट उनको क्यों किए? आप एक बात कहिए, जिस पर आरोप लगाते हैं, जो 20,000 करोड़ का जुर्माना ये है, तो घपला किया, इतने करोड़ का घपला किया, तो हाँ, वो आपके बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो वॉशिंग मशीन बीजेपी का है, साफ हो जाता है। तो बात ऐसी है, ईडी और सीबीआई ला करके आप उन विरोधी पार्टी को डरा करके, जिससे उम्मीद है जो कुछ हमको फायदा होगा, उसको आप ज्वाइन कराते हैं। और जो ज्वाइन नहीं करता है, जो आपकी बातों में नहीं आता है, उसको जेल भेजते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने के अध्यादेश को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पूछता हूं, आप पढ़ी लिखी हमारे हैं, एक बात बताइए, जनता का आज उत्तरदायित्व किसके पास है? सरकार का। सरकार और ऑफिसर का समन्वय नहीं रहेगा तो विकास की गति नहीं होगा। और डायरेक्टली कौन दिक्कत में आएगा? जनता। जनता का विकास रुक जाएगा। तो ये काला अध्यादेश लाया तो सरकार को रोकने का काम नहीं, बल्कि जनता का हित की अहित करने की बात है। मैं समझता हूं लोकतंत्र की हत्या है ये काला कानून ला करके। जो सरकार आपका नहीं हो जहां, वहां आप चाहते हैं जैसा अध्यादेश ला करके काम रोको और जनता को परेशान करो, जिससे सरकार की बदनामी आएगी। लेकिन जनता आज पढ़ी लिखी है, जानती है जी। इसलिए ये अध्यादेश जो लाया है वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। मैं तो आग्रह करूंगा जो इसको विड्रॉ ही कर लें, और कोर्ट इस पर ले रही है, संज्ञान ले रही है, तो मैं समझता हूं लोकतंत्र की हत्या
ना करें। और वर्तमान में सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अच्छा, बात अभी दिल्ली की जाए तो दिल्ली में जो पानी जमा हो रहा है, जो पानी छोड़ा गया है, अगर जमुना के स्तर की बात की जाए तो वो पार हो चुकी है, आधी दिल्ली हमारी डूब चुकी है। तो जो केजरीवाल सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आने से पहले उन्होंने शीला दीक्षित जी को भी कहा था कि हम अगर आएंगे तो हम एक जो ड्रेनेज का सिस्टम है उसको अच्छा करेंगे। तो इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने अभी तक किया क्या है? दिल्ली की जनसंख्या डे बाय डे इतनी बढ़ी है। 1993 में जब पहला चुनाव हुआ तो मात्र 56 लाख वोट थे। आज 1,70,00,000 के लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का वोटर है। तो जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है। जितना विकास करता है उससे ज्यादा जनसंख्या की लोड भी होती है। अब रहा जो हरियाणा, जमुना का बैराज जो है, हरियाणा, दिल्ली और यूपी से सबसे जुड़ा हुआ है। तो हरियाणा अपनी दायित्व नहीं निभाया, क्या कारण है इसके पीछे मुझे नहीं पता। तो बैराज खोलने का ओखला वाला यूपी के पास है, हथनी वाला जो है पीछे वाला जो है वो हरियाणा सरकार के पास है। तो हरियाणा सरकार जो नहीं खोला और नहीं काम किया, तो दिल्ली के एलजी साहब तो कूद पड़ते हर काम में। तो हर काम में यदि दिल्ली सरकार डायरेक्टली एलजी साहब ही कर रहे थे तो मैं समझता हूं इस बाढ़ नियंत्रण में भी पहले से मीटिंग कर लिए थे हरियाणा सरकार से, तो ये हालत नहीं होती। बैराज खोलने की बात करते, कल तक बैराज खुली है हरियाणा का, क्यों बंद किया? इसके पीछे क्या राजनीति है वो आप हमसे अच्छी जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति हुई है और लोग कष्ट में है, दिक्कत में है। क्षमा चाहूंगा, दिक्कत के लिए जितनी सरकार कर सकती है करता है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं राज है। महाबल मिश्रा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, मौजूदा सरकार जो अभी है उससे विपक्ष बिल्कुल भी खुश नहीं है। विपक्ष कभी खुश नहीं होता, विपक्ष होता ही इसलिए है। अगर विपक्ष सरकार बना लेती है 2024 के इलेक्शन में, तो अपनी किन नीतियों को, कौन से ऐसे काम हैं जिससे वो जनता के लिए करेगी और जनता को उससे फायदा मिलेगा? ज्योति जी, हम और आप पैदा नहीं हुए थे। नेहरू जी जब सरकार बनाया था, बिजली नहीं थी, डैम नहीं बनता, भैखड़ा डैम नहीं बनता, बिजली का उत्पादन नहीं होता, इसलिए इंडस्ट्रियां नहीं आती। तो जो भी विकास हुआ 70 साल में, एक सुई नहीं बनती थी, लेकिन हवाई जहाज बनना शुरू हुआ। निरंतर विकास जो भी प्रधानमंत्री आए अपने हिसाब से करते चले गए। लेकिन ये प्रधानमंत्री जो आए हैं, तो आप 2-4 परिवार को आप उन्नति करवा रहे हैं, और 2-4 परिवार को एक पॉलिसी तो बता दीजिए जनता हित में लाए हैं। आप जनता के हित में और युवा को नौकरी देने के हित में, हम फौजी रहे हैं, आप अग्निवीर बनाए हैं। 3 लाख आदमी को अग्निवीर में ले जाएंगे, 50,000 को नौकरी देंगे, 2.5 लाख जो युवा बाहर आएगा उसकी क्या गारंटी आप लेंगे? तो वो समाज में क्या काम करेगा? आने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे तो लगता है जो अग्निवीर वाले से जो समाज के लोग हैं, लड़की का शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका भविष्य कहाँ जाएगा, वापस आएगा तो कहाँ जाएगा पता नहीं। तो मैं समझता हूं जो नौकरी तो नहीं देंगे, लेकिन बच्चे को शादियां भी रोकेंगे। आपका कहना यह है कि अग्निवीर की वजह से बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल होने की जगह अंधकार में चला जाएगा। आप 50,000 फौज रिटायर होता, 50,000 को नौकरी दीजिए। आप जितना रिटायर होता उतना रिटायर आप नौकरी दीजिए। लेकिन अग्निपथ में, अग्निवीर में आप 3 लाख को लेगा, 4 साल का ट्रेनिंग देंगे, उससे 50,000 को रखेंगे, 2.5 लाख का वापस करेंगे, तो उसकी भविष्य क्या होगा? हम फौज से आए हैं, हमें पेंशन भी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है। तो बच्चों में भी एक हम भार नहीं है, हम अपने खर्चा, अपने भविष्य का और मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ हमारा है। तो एक सर्टेनिटी रहती है जो विकास कर सकते हैं। लेकिन वो आएगा तो उसको क्या मिलेगा? अच्छा, ये जो राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल गलत किया गया है। आप एक बात तो ये, इंडिविजुअल किसी मोदी का नाम नहीं, सरनेम नहीं, इंडिविजुअल किसी का नाम लिया। वो कहे जितने भी लोग भागे हैं मोदी ही क्यों हैं, वो
ये कहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है। चलिए, वो कोर्ट का विषय है, कोर्ट दिख रहा है, लेकिन इस तरह का बहुत सारे एमपी पर केस है, उनका सदस्यता नहीं गया, इनका रातों रात सदस्यता भी चला गया और घर भी खाली हो गया। तो ये व्यवस्था के दृष्टिकोण से हुआ है, विपक्ष को कैसे नीचे दिखा दे उसके से हुआ है। मैं समझता हूँ ये अच्छा बात नहीं हुआ। आपने सुना, हमारे साथ महाबल मिश्रा जी थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। बाकी और चर्चित हस्तियों से मिलने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।